हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटीईटी के 2021 में सीटीपी वाले भाग में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। नंबर 1, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। नंबर 2, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। नंबर 3, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। फोर्थ है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। संवेदनशील अवधि मतलब इसका ये है कि जो बच्चे के जो विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला ऑप्शन है कि केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। यहाँ पे केवल लगा दिया है ना, तो ये वर्ड मान लीजिए कि केवल कहीं भी गलत होता है, क्योंकि हम बाल विकास के क्षेत्र में सिर्फ केवल की मतलब केवल का वर्ड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित, क्या हमारा संवेदनशील अवधि बस कॉग्निटिव और लर्निंग से संबंधित है? नहीं, इसका संबंध वृद्धि और विकास, मानसिक, शारीरिक सभी क्षेत्रों में होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, क्योंकि जो संवेदनशील की पीरियड है हमारे बाल विकास का, यही होता है कि किसी भी क्षमताओं के विकास के लिए जो सेंसिटिव टाइम है, जिसके लिए जैसे कि हमारी भाषा का विकास बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई स्टेज होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है। सेकंड, विकास केंद्र से छोरों तक होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास, इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि जो विकास का सिद्धांत शिरोत्पदोन्मुखी जो विकास का सिद्धांत है, जिसमें यह बताया गया है कि विकास जो होता है पहले हेड टू टू जाता है, मतलब पहले सर का विकास होगा, फिर नीचे नीचे से जाते जाते पैरों तक होगा। ठीक है, केंद्र से छोरों तक का मतलब ये होगा सेंटर टू पेरिफेरल, ये हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी में आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, राइट आंसर पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, तीसरा मध्य बचपन, चौथा है किशोरावस्था। फ्रेंड्स, बता दें कि जब बच्चा किशोरावस्था में एंटर करता है तो वह परिकल्पनात्मक सोचने लगता है, उसमें अमूर्त थिंकिंग आने लगती है और वह चीज़ों को परिकल्पित हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा पहला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? नंबर 1 समायोजन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा संगठन, चौथा परिपक्वता।
क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि कोई चीज़ हम नया देखते हैं और उसको अपनी स्कीमा में ऐड करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उसे समय अनुकूलन कहलाता है। वो अनुकूलन कहलाता है। जब हम किसी भी चीज़ को, बाहर की दुनिया को देखते हैं और अपनी जो दिमाग में स्कीमा है उसमें हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। सेकेंड नंबर हमारा करेक्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। कौन सी अवस्था है बताइए? ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सही होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कौन सी अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से? इसमें क्वेश्चन में ये बता रखा है कि प्रतीकों से तो क्या बोलते हैं, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, लेकिन जब उसको स्वयं सामग्री से संबंधित, स्वयं सामग्री का मतलब ये है कि हमें रियल में जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम छू रहे हैं, उसे हम देख रहे हैं, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चला जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति खुद से जो चीज़ देखता है उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? जहाँ तक बात आ जाए सामाजिक निर्माणवाद की, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत की, तो इसमें हमारे लेव वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का थ्योरी लेव वाइगोत्स्की दिए थे। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि बच्चे समाज में इन्वॉल्व होकर ही सीखते हैं। यदि बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा, जैसा समाज मिलेगा, जैसा परिवेश मिलेगा, उसी के अनुसार ही बच्चे ढलते हैं, उसके अनुरूप ही सीखते हैं अपने समाज से। एक कोरी पट्टी, सेकेंड है ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, लघु वयस। इसका थर्ड क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य यह बताता है कि बच्चे समाज में आए। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य वाले जो वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि बच्चे समाज में इन्वॉल्व होकर ही सीखते हैं। तो इसका हम लोग थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तीसरा है सकारात्मक पुनर्वलन, सीखने का हस्तांतरण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, और लेव वाइगोत्स्की ये बताते हैं कि बच्चे को अगर हम कोई सहायता प्रदान करते हैं उसको सीखने के क्षेत्र में, तो उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला। यदि जहाँ भी पाठ की बात आए, इसके फोल्डिंग की बात आ जाए, वहाँ पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है?
राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, इवान पॉलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने हमें बच्चे के मौजूदा ज्ञान स्कीमा के बारे में बताया है, बच्चे को बताया है कि सक्रिय प्राणी है, और इन्होंने विकास के 4 स्टेजेस बताए हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुछ सीखता है। सेकेंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा सिंबॉलिक प्रतीकात्मक खेल खेलता है। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है कि अपनी रियलिटी की चीज़ों को मूर्त रूप में मूर्त रूप की चीज़ों पे फोकस करता है। चौथा हो जाता है औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, परिकल्पनात्मक सोचने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। चौथा है एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहें करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करें तो यह शिक्षा की बेस्ट प्रणाली है। इसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है खोज करने की, स्वयं से कुछ करने की। इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, तो इसमें से हमको ये ऑप्शन चूज़ करना है कि किसमें बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है, एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन तो हमारा ऑलरेडी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। दंड नहीं देना है, चाहे वो पता नहीं इतना खुराफात ही क्यों ना हो, उसको दंड नहीं देना है, पीटना नहीं है, ये सभी बात याद में रखना है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बच्चे से रटवाना नहीं है, उन्हें खुद से कुछ सोचने की, सक्रिय होकर सीखने की प्रेरित करना है। एक कक्षा जिसमें छात्र को जो चाहते करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, ये भी कोई सेंसिटिव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो चाहे वो क्यों करेंगे। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं और शिक्षक बारी बारी से उन लोगों को जाकर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, चौथा है अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले कोहलबर्ग ने ये बताए थे कि नैतिक विकास ह्यूमन में 3 तरह का होता है। सबसे पहले पूर्व नैतिक अवस्था, सेकंड नैतिक अवस्था और तीसरा पारंपरिक नैतिक अवस्था। तो इसमें बता दिया है क्वेश्चन में कि आदर्श पारस्परिकता मतलब सबसे हाई लेवल की जो नैतिक सोच है वो किस स्टेज में डेवलप होती है। सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक अभिविन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों, क्योंकि आदर्श पारस्परिकता लोग सार्वभौमिक उच्च स्तर पर सोचते हैं और वो खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स।
हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? नंबर 1, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। तो फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर जो है बुद्धि के सिद्धांत दिए थे। इसमें हावर्ड गार्डनर ने यह बताया है कि बुद्धि हमें कई रूपों की हो सकती है। हर एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कोई संगीत में अच्छा है, कोई लिंग्विस्टिक है, कोई इंजीनियरिंग मतलब कोई मैकेनिज्म है, और कोई प्रकृतिवादी है। इसलिए हर मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उसकी बुद्धि अनेक प्रकार की हो सकती है। एक बुद्धि का रूप नहीं है कि कोई एक बुद्धि का रूप है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह, क्योंकि फ्रेंड्स बुद्धि ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम कुछ भी करने का सोच सकते हैं, मतलब क्रिएटिव कर सकते हैं। किसी से कई विशिष्ट क्षमताएं, मतलब बुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस है हावर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें एसर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन दे रखा है। फ्रेंड्स, सीटेट की दृष्टि से यदि देखें तो एसर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन बहुत ही आते हैं और इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को यदि हम बार बार पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी समझ में आने लगते हैं, ठीक है। बात करते हैं, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। शैक्षिक प्रणालियों का बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा है पेडागोजी में कि हमें शिक्षकों को एक स्टैंडर्डाइज पाठ्यक्रम, पेडागोजी और मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि हर छात्र की क्षमता अलग अलग होती है और उन छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हम उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि क्लास में 10 बच्चे हैं तो हम 10 बच्चों को एक ही तरह से रूल जारी करेंगे। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही उसमें कुछ भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी पाठ्यक्रम का सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि, ठीक है। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, इनके व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको लेके चलना है, उनकी क्षमताओं के अनुसार ही उनमें शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि यदि हम मान लीजिए कि वो बच्चा जान नहीं रहा है कुछ और हम उसको अपर शिक्षा दे रहे हैं, उसके एक कदम आगे का, तो क्या उसके दिमाग में घुसेगा? क्या नहीं ना। तो ये बिल्कुल सी गलत बात है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये दोनों ही असर्शन और रीजनिंग दोनों गलत हैं। देखते हैं कौन सा इसमें है। दोनों गलत हैं। नंबर 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना हमारा असर्शन सही है और ना हमारा रीज़न सही है, ठीक है। हमें बच्चों के हित में काम करना है, ना कि बच्चों के खिलाफ। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। जेंडर समानता, जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव, जेंडर सशक्तिकरण। फ्रेंड्स, जब हम बच्चों को, मतलब बच्चियों को और बच्चों को, जैसे कि लड़कियों को, लड़कों को, उन्हें ये बताते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हैं और लड़की स्पोर्ट वगैरह, ये हॉकी खेलना और बाइक चलाना, ये सब लड़कों का काम है, और लड़कियों का काम है कि वो सिर्फ घर में रहें, घर का सारा काम करें, ये लड़कियों का काम है। तो ये एक तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्योंकि हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाना नहीं है, उसको इक्वलिटी देना है कि बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ दोनों एक समान हैं। लड़कियाँ भी वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और लड़की, कोई ये नहीं है कि लड़कों के लिए ही सिर्फ स्पोर्ट बना है, लड़कियों के लिए सिर्फ घर का खाना खर्ची, यही सब, ठीक है। लड़कों लड़कियों को दोनों को काम को हमको समान लेके चलना है।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो झुकावपन है कि लड़के ये करने में माहिर होते हैं, लड़कियां ये करने के लिए बनी होती हैं, ये स्टीरियोटाइप के अंतर्गत आता है। इसका जेंडर भेदभाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है। जेंडर इक्वेटी, जेंडर कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्क्रिमिनेटिव एम्पावरमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा नंबर, जेंडर, हम लिंग में उसके भेदभाव कर रहे हैं कि लड़कियां इस चीज़ करने के लिए लायक हैं और लड़के इस चीज़ करने के लिए लायक हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विकास के विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? नंबर 1, भाषा विचार निर्धारित करती है। नंबर 2, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है। भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें क्या शामिल करना चाहिए, महत्वपूर्ण होता है? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, मात्रात्मक दंडोगात और बिच्चू छात्रों के बीच तुलना। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित। स्वमूल्यांकन, ये तो बात सही है। सहकर्मी मूल्यांकन, ये भी बात सही है। गुणात्मक प्रतिक्रिया, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। पीयर असेसमेंट, क्वांटिटेटिव फीडबैक, नो 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 नो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। देखते हैं कौन से इसमें पहला और दूसरा है। इसमें तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, किसी में पहला और दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो इसमें एक बार हम लोग इंग्लिश में झांक के देखते हैं क्या उसमें है, क्या नहीं है इसमें भी। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना चाहिए? स्वमूल्यांकन, ये तो बात सही है, हमें सेल्फ असेसमेंट करना है। सहकर्मी मूल्यांकन करना चाहिए। गुणात्मक प्रतिक्रिया, तीसरा भी यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिएक्टिविटी, कितना कौन सीखा। लेकिन मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर छात्रों को बीच तुलना, हमें बच्चों को कंपेयर नहीं करना है, नहीं तो उनमें हीन भावना जागृत हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षक में समावेशन को बढ़ावा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विविधता का सम्मान। क्योंकि हमारे जो स्कूल में बच्चे होते हैं, कोई मध्यम वर्ग से आता है, कोई पिछड़ी जनजाति से आता है, उन हर छात्र के अंदर डाइवर्सिटी होती है। तो उन डाइवर्सिटियों को, उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम लोग उसको सम्मान करना है, ना कि उनको भेदभाव करना है, उन्हें नीचा दिखाना है, ऊंचा दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो भी पृष्ठभूमि है उनका सब कुछ सम्मान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और लंबे कार्य में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? नंबर 1 है ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, लेखन वैकल्प, पठन वैकल्प, दृष्टि क्षति। तो फ्रेंड्स इसमें हम बता देते हैं कि जो लेखन वैकल्प है ना, वो लिखने में विफलता है। ठीक है, पठन वैकल्प बच्चा पढ़ नहीं पाता है, दृष्टि क्षति बच्चा देख नहीं सकता है, ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, ये क्वेश्चन राइट, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा अटेंशन करके लगातार बैठ नहीं सकता है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता पढ़ने में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? नंबर 1 बहुभाषावाद, नंबर 2 अलगावाद, नंबर 3 नामीकरण, नंबर 4 रूढ़िवादिता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं कि नंबर 4 क्या है कि रूढ़िवादिता। फ्रेंड्स हमें बच्चों के प्रति रूढ़िवादिता नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चा बच्ची हमारे लिए तो समान होते हैं ना। हम उनके लिए इसको नोमेनक्लेचर ये भी नहीं करना है फ्रेंड्स, किसी को नामीकृत नहीं करना है, किसी को अलगाववाद नहीं करना है। हमें बहुभाषावाद क्या कहते हैं कि क्लास में हमें बहुभाषावाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी भाषा में सीखते हैं। ठीक है इसको। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।